हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इतिहास सब्जेक्ट से वैदिक काल टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। वैदिक काल अर्थात वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपना ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सुनकर पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसका एक नाम संहिता भी है। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस वैदिक काल को दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं है और उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता विकसित हुई जिसे वैदिक काल, वैदिक संस्कृत कहते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के 4 नदियों का उल्लेख कुभा, जिसे काबुल कहते हैं, क्रुमु, कुर्रम, गोमती जिसे गोमल और सुवस्तु स्वात का उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्तसैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है, अर्थात 7 नदियों वाला प्रदेश है। इस तरह ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञात क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक था। अर्थात जहाँ पर सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी, जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में आपका वैदिक संस्कृति विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेत माधव की कथा में मिलता है। आर्यों ने बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी भारत उनके अधिकार में आ गया, जिसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। यह वैदिक काल की सामान्य जानकारी है। आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। हम यहाँ पर कुछ विद्वानों की चर्चा करते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आर्कटिक प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुव माना है, कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से आकर के यहाँ पर बसे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत माना है। डॉक्टर संपूर्णानंद आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट आर्यों का मूल निवास स्थल माना है। डॉक्टर अविनाश चंद्र, इन्होंने सप्तसंधव क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। पंडित गंगानंद झा ब्रह्मर्ष देश, इन्हें
ब्रह्मर्ष देश का जो है निवासी माना है। मैक्स मूलर मध्य एशिया और विलियम जोन्स यूरोप के निवासी आर्यों को माना है। अर्थात आर्य भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे, इस बात को लेकर अब भी विवाद बना हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं ऋग वैदिक काल से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य क्या है। ऋग्वैदिक काल से, जैसा नाम से स्पष्ट है, ऋग्वेद एक प्रमुख साहित्यिक साक्ष्य है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सविता के लिए विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई, अर्थात सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किया गया। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। सामवेद में संगीत और गान का चर्चा है। यजुर्वेद में यज्ञ आदि कर्मकांडों की चर्चा है। ठीक, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक परिवेश की हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा जन, जन से छोटा विष, विष से छोटा ग्राम और सबसे छोटा कुल था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था। राजा की सहायता के लिए समिति होती थी। बीदत सबसे छोटी जनसभा थी और सभा विशिष्ट अर्थात वृद्ध लोगों की सभा थी। इसमें स्त्रियों का भी प्रवेश था। इसको उच्च, जैसा आज हम लोग उच्च सदन मानते हैं राज्यसभा को, ऐसे ही सभा थी। उसके बाद समिति आम लोगों की सभा थी जिसको हम लोग हमारे यहाँ लोकसभा माना जाता है और इन समितियों का चुनाव निर्वाचन से होता था। उत्तर वैदिक काल में जन बड़ा रूप लेकर के जनपद बन गया और इसमें स्त्रियों का सभा में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। राजा राजसूय यज्ञ करता था। विदत नामक सभा या समिति नहीं थी, खत्म कर दी गई थी। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। राजा राजसूय करते थे और राजसूय करके समझा जाता था कि राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है। राजा अश्वमेघ यज्ञ भी करता था और अश्वमेघ यज्ञ में राजा घोड़ा छोड़ता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। वैदिक काल के सामाजिक स्तर, वैदिक काल में सामाजिक संगठन पर चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक काल में पुरुष प्रधान था। स्त्रियों की दशा ठीक थी।
उपनयन, स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था। व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बंट गए थे। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है। बाल विवाह की जानकारी नहीं है, अर्थात ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार था। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह होते थे, अर्थात उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की होती तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था, और प्रतिलोम विवाह में उच्च कुल की लड़की और निम्न कुल का लड़का होता है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन कैसा था। पुरुष प्रधान थे। स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, अर्थात ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा दयनीय होती चली गई। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी बंद हो गया। लड़की के जन्म पर दुख प्रकट करते थे, अर्थात उनको दुख होता था, लड़कियों के जन्म पर दुख होता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थाश्रम 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक माना जाता था। परिवार एकल परिवार हो गया। उत्तर वैदिक काल में परिवार का स्वरूप एकल हो गया। अमाजु, जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़की को अमाजु कहा जाता था। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि का वर्णन ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता। नीवी, अधोवस्त्र, शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र नीवी। वाश्य, उत्तरीय, शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवास, द्रापी, शरीर के ऊपर से ढकने वाला वस्त्र जैसे शाल, चद्दर आदि। उषड़ीय, पुरुष लोग पगड़ी पहनते थे, उसे उषड़ी कहा जाता था। वस्त्रों में कढ़ाई भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ऋण, 3 ऋण बताए गए हैं। आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। ये तो उत्तर वैदिक कालीन और ऋग वैदिक कालीन सामाजिक संगठन का परिचय। आज का वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम वैदिक काल का शेष पार्ट 2 मिलाएंगे और इसमें परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न छूट गए हैं इस वीडियो में, उसमें उसको लिखने का बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।